एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मुझे पता लगा कि यार क्या आप मैरिड है और उसके साथ आपने प्रिपरेशन किया है। इससे पहले मैं पीएससी की भी तैयारी कर पाती, तब तक कि मेरी शादी हो गई थी 2016 में। मैं शादी के लिए इतनी ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, तो अपनी मम्मी से मैंने बात की तो उन्होंने मुझे यही सीख दी थी कि शादी जो है बेटा वो कोई अंत नहीं होता। तो फैमिली को बताया, अपने हस्बैंड को बताया मैं तैयारी करना चाहती हूँ। आप रैंक 3 ओवरऑल बने, हिंदी मीडियम में रैंक 1 आप बने। उस टाइम पे क्या रिएक्शन हुआ? 9 तारीख का दिन था, मैं घर पे अकेली थी, पढ़ते पढ़ते नींद लग गई। 7 बजे एकदम से भड़बड़ा के नींद खुली थी और सडनली विकास का फोन आया। उसने बोला कि दीदी तीसरी रैंक लगी है आपकी। तो मैंने रिजल्ट देखा और मेरे आंसू झलक आए। मैं जोर जोर से रोने लगी। जितना फ्रस्ट्रेशन था वो सब मैंने निकाला। हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आशीष और इंडियन एस्पिरेंट शो के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो अब तक हम लोग कई सारे टॉपर्स के साथ इंटरव्यूज ले चुके हैं और अभी हम लोग रिसेंटली एमपीपीएससी में जो टॉपर्स बने हैं, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। उनके साथ कोशिश कर रहे हैं कि आपको नई लर्निंग्स दे पाएं, जिनकी जर्नी से आप सीख पाएं, जिनकी स्ट्रैटेजी से आप सीख पाएं और वो आपकी एग्जाम में भी आपको हेल्प करे। तो आज इस एपिसोड में हम हैं मिस सिमी यादव के साथ में। उन्होंने रैंक 3 हासिल किया है एमपीपीएससी 2020 में और ये फीमेल टॉपर है हिंदी मीडियम के साथ में, रैंक 1 है। मिस सिमी मैम, आपका स्वागत है इंडियन एस्पिरेंट शो में। थैंक यू सो मच। कैन आई कॉल यू दी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके दी, सबसे पहले इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मुझे पता लगा कि यार अब जब हमने कल बात भी हुई तो मुझे पता लगा कि आप मैरिड है और उसके साथ आपने प्रिपरेशन किया है और मेरे को बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी आपकी जर्नी। मैं चाहूँगा सबसे पहले हमारी ऑडियंस को आप बता दें कि आपकी जर्नी कैसी रही है, कैसे आपने तैयारी शुरू की और क्या अब तक का पूरा किस माहौल में आपने पढ़ाई स्टार्ट की है। जी देखिए, अपनी स्कूल लाइफ से ही मैं जो थी अपनी पढ़ाई में होशियार थी। 10th में टॉप किया, 12th में टॉप किया। उसके बाद में मैंने जो है बी करना मैं चाह रही थी, लेकिन चूंकि जब मैं बी में एडमिशन लेना चाहती थी तो मैंने पीईटी की एग्ज़ाम दी थी। उस समय पीईटी होती थी। 2009 में मेरा जो था वो 12 कंप्लीट हुआ था। तो उस समय क्या हुआ था कि जो काउंसलिंग थी वो तो काफ़ी लेट हो रही थी और जुलाई का समय आ गया था। तो मुझे फर्स्ट ही था मेरा, तो मुझे ज़्यादा कुछ उसके बारे में पता नहीं था। फिर मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस में जो है वो एडमिशन लिया। फिर मैंने 3 साल बीएससी करने के बाद मेरे फादर मुझसे कहते थे कि सिमी तुम पीएससी की तैयारी करो। तो जैसा बीएससी होता है वैसे ही मैं पीएससी कुछ समझती नहीं थी ज़्यादा। तो मुझे पीएससी का पी भी नहीं पता था उस समय। तो फिर मैंने मेरे अपने पापा से कहा कि नहीं, मैं है ना और ज़्यादा मुझे क्वालिफाई होना है। तो मैंने एमएससी किया। मतलब तब तक मेरा जो एम था वो क्लियर नहीं था। मुझे जैसा समझ में आता था, जो गाइडेंस मिला बस वो किया। तो उसके बाद मैं फिर एमएससी 2014 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन की और बैंक पीओ का जो एग्ज़ाम था वो मैंने दिया था। तो हुआ ये था कि चूंकि बैंक पीओ में नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करने पड़ते हैं ओवरऑल कट ऑफ के साथ। तो बैंक पीओ में मेरा आईबीपीएस में ओवरऑल कट ऑफ तो पार हो गया था, लेकिन इंडिविजुअल कट ऑफ में जो मैथ्स का कट ऑफ था वो 0.5 नंबर से रुक गया था। तो वहाँ से फिर मैंने बैंकिंग को जो है वो छोड़ने का मन बनाया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपनी क्षमताओं को वहाँ के अनुकूल नहीं मान रही थी। तो इससे पहले मैं पीएससी की भी तैयारी कर पाती, तब तक कि मेरी शादी हो गई थी 2016 में। मैं शादी के लिए इतनी ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। तो अपनी मम्मी से मैंने बात की तो उन्होंने मुझे यही सीख दी थी कि शादी जो है बेटा वो कोई अंत नहीं होता, एक नए जीवन की शुरुआत होती है। ज़रूरी नहीं है कि तुम शादी के पहले ही कर सकती हो, बाद में भी कर सकती हो। तो फिर मैंने जो है मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, तो ठीक भी लगी कि शादी अंत नहीं है। तो उसके बाद फिर शादी की मैंने। 2016 में मेरा विवाह हुआ मेरे हस्बैंड हैं श्री राहुल यादव जी, उनके साथ। और उसके बाद फिर जो थी मैं घर गृहस्थी में समझना मेरे लिए जो था वो मुश्किल था, क्योंकि एक नई लड़की आती है, नए परिवेश में जाती है, तो सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैंने अपनी फैमिली को टाइम दिया 2 साल का, उन्हें समझा। फिर धीरे से मैंने जब सही समय आया तो फैमिली को बताया, अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसी ऐसी बात है और मैं तैयारी करना चाहती हूँ। उन्होंने भी मेरे एकेडमिक्स देखे थे और मैं ब्रिलियंट थी। उनको जब मैंने बातें सब शेयर की, उन्होंने मुझे पूरी तरीके से जाना, तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया और फिर वहीं से मैंने जो है वो पीएससी की तैयारी स्टार्ट की 2018 से। जी, तो 2018 में असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एक वैकेंसी आया था, तो उसकी एग्ज़ाम मैंने दी थी अगस्त में 2018 में। मात्र 2 से ढाई महीने का टाइम मुझे मिला था पढ़ने के लिए।
तो मैं सुबह जो है 9 बजे से जो है वो चली जाती थी लाइब्रेरी, और रात के मुझे 7 या 8 बज जाते थे घर आने में। तो ऐसे में वहाँ पे तैयारी करती थी, बिल्कुल दिन रात करके मैंने तैयारी की, और उसमें मेरा मेंस निकल गया था मात्र 2 महीने की तैयारी में। और 550 जो था वो उसका पूर्णांक था, और उसमें से 330 मार्क्स मुझे आए थे, जो कि बहुत मैक्सिमम थे। फिर उसका इंटरव्यू होता है नवंबर में, 19 नवंबर का दिन वो था जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, मुझे याद है 2018, जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनकी जयंती भी है उस दिन, और वर्ल्ड सैनिटेशन डे भी था उस दिन, तो वो मुझे याद है। तो उस दिन मेरा इंटरव्यू था, लेकिन इंटरव्यू जो था वो मेरा इतना ठीक नहीं गया था, तो मुझे जब मैं बाहर आई थी तो मुझे पता चल गया था कि थोड़ी गड़बड़ हुई है। और जब रिजल्ट आए तो वो मुझे एहसास हुआ था, वही हुआ, जो फाइनल लिस्ट आई थी उसमें मेरा नाम था, लेकिन नीचे था वेटिंग लिस्ट में था। तो मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी कि यार मेहनत तो की मैंने इतने समय, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। और चूंकि सेकंड क्लास पोस्ट थी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, तो उसकी वेटिंग भी क्लियर होना तो मुश्किल ही था। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, और हो सकता है कि अगर वो सिलेक्शन मुझे मिल जाता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। तो उसके बाद जो है फिर मैंने 2018 से जो अपनी पढ़ाई है उसको मैंने कंटिन्यू किया, और 2009 का जो है वो मैंने प्री निकाला। उसके बाद में मैंने उसका मेंस निकाला, उसका इंटरव्यू अभी हाल ही में कंडक्ट होने वाला है, वो मुझे देना है, लेकिन उसके पहले 20 का जो है वो रिजल्ट आ गया, और आज मैं आपके सामने। व्हाट एन स्टोरी यार आपकी दी। स्पेशली जब मैं कल एक फ्रेंड से भी मेरी बात हुई, मेरी फीमेल फ्रेंड से, तो मैंने उसको बताया कि यार ऐसी ऐसी स्टोरी है देखी, और मैं इनके साथ में कल शूट करने वाला हूँ। एंड वो इतना इंस्पायर हो गई थी कि यार इवन उसके घर में शादी का सीन चल रहा है कि यार अब बस शादी होने वाली, क्योंकि लास्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो वो इतना इंस्पायर हुई कि यार वाओ, अगर ये स्टोरी है कि यार कोई शादी के बाद भी सिलेक्शन ले रहा है, तो यार अगर मेरे घर वाले भी मेरी शादी करा देते तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ नहीं सकती। तो काइंड ऑफ मोटिवेशन लगा। और आई थिंक कि अभी इस वक्त जितने भी एस्पिरेंट्स, स्पेशली फीमेल एस्पिरेंट्स इस एपिसोड को देख रही है, तो आई थिंक उनके लिए आप उनको इंस्पायर कर पाओगे, उनको एक सीख दे पाओगे। राइट। सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आया एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में? देखिए, एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में मज़ा जब आता था मुझे, जब मैं पूरा पढ़ लेती थी, और उसके बाद में टेस्ट देने का टाइम आता था, सेल्फ इवैल्यूएशन का टाइम आता था, और जब मुझसे सारे क्वेश्चंस बनते थे तब मुझे मज़ा आता था। राइट। और कभी ऐसा हुआ जैसे कि आपने बताया कि यार मम्मी ने आपको बोला कि शादी अंत नहीं है, कभी ऐसा लगा कि यार शादी कर लूँगी उसके बाद जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है शादी के बाद में, तो उसके साथ प्रिपरेशन कैसे करूँगी, उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाई थी, या वो फेस कैसा रहा आपका? देखिए, शादी के बाद 2 साल लग गए थे मुझे मतलब तैयारी शुरू करने में, और अपनी मन की बात मतलब घर वालों को समझाने में, क्योंकि कोई भी एक लड़की है तो नए लोगों से जुड़ती है, उसको नया परिवार मिलता है, तो परिवार को विश्वास में लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आपको समय देना पड़ता है, क्योंकि जो रिश्ते हैं वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं, और उनको जो है हम जिस आकार में ढालेंगे शुरुआत में, वो वैसे ही ढल जाते हैं। तो मैंने उसमें जल्दीबाजी नहीं दिखाई, मैंने प्रॉपर अपनी फैमिली को टाइम दिया, अपने मन की बात उन्हें मैंने बताई, और उनके मन की भी मैंने जानी, और पूरे तालमेल के साथ में मैंने किया। चूँकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी मेरे साथ, और जो पीएससी है वो बहुत ज़्यादा टाइम मांगती है, और मेरे केस में तो ऐसा हुआ कि जब मैंने 18 में तैयारी स्टार्ट की, उसके बाद ही 19 में जो है वो कोविड लग गया था, और सभी को पता है कि वो 4 से 5 साल का जो टाइम था वो कितना क्रूशियल था। उस समय ना कोई एग्ज़ाम हुई, ना कोई रिजल्ट आए, तो बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर में मैं थी। बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मैंने जो है वो प्रेशर को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और टाइम मैनेजमेंट करके सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठकर 4 बजे उठकर 5 बजे उठकर जो है मैंने पढ़ाई की। फिर उसके बाद में मैंने मॉर्निंग में 8 या 9 के बाद घर के काम संभाले, फिर दोपहर में जैसे ही मुझे टाइम मिलता था मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाती थी, और रात को भी जो है वो मैं टाइम निकालती थी। इस तरीके से मैंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया। काफ़ी आई थिंक कि काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहा होगा, सुबह 4 बजे से उठ के रात तक पढ़ना। जी, राइट। इस पूरी आई थिंक कि अगर आप जब स्पेशली शादी के बाद घर को संभालते हो, आप प्रिपरेशन करते हो, तो इसमें ना एक बहुत बड़ा रोल आता है कि आपके पार्टनर का, आपके हस्बैंड का, या अगर कोई मेल है तो उनके वाइफ का। तो आपके हस्बैंड ने कैसे आपको अलाउ किया, उनका क्या थॉट प्रोसेस था आपकी पढ़ाई को लेकर, उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया इस पूरी जर्नी के अंदर? देखिए, हस्बैंड का जो सपोर्ट है, अगर वो आज नहीं होता तो शायद आज मैं भी यहाँ पे नहीं हो पाती। तो उनका जो सपोर्ट था वो मेरे लिए मतलब एक अंधे की जो लाठी होती है उसके जैसा था।
मुझे बहुत सपोर्ट करते थे जब रात को मुझे नींद आती थी तो, या फिर जनरली जो है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि घर के सब लोग सो गए हैं, अब हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा डर भी आता है मन में। तो मेरे हस्बैंड जो है वो अपने लैपटॉप पे हैंड फ्री लगा के मूवीज लगा लेते थे और मुझसे टाइम पूछते थे कि बताओ तुम कब तक पढ़ोगी, तो तब तक मैं एक मूवी निपटा लेता हूँ इस तरीके से। तो फिर वो भी साथ में मुझे कंपनी देते थे कि तुम पढ़ो, मैं जाग रहा हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और घर में भी जब किसी रिलेटिव्स के वहाँ पर जाने की बात आती थी तो वो अपनी ऑफिस से बाकायदा छुट्टी लेते थे और ज़्यादा ज़रूरी होता था तो ही मुझे लेकर जाते थे, अदरवाइज जो है वो खुद चले जाते थे और बिल्कुल सबको टेकल कर लेते थे। जैसे कि अभी जब मैंने 2020 की मेंस लिखी थी तो शायद से अप्रैल के लास्ट वीक में एग्जाम हुई थी वो कंडक्ट, और 1 मई को मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी थी और उनके जो सारे फंक्शंस वगैरह थे वो हिंदी वाले पेपर से ही स्टार्ट हो गए थे। तो मुझ पे बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर था कि आपको शादी में आना है। तो मेरे हस्बैंड ने उसको संभाला और सासू माँ ने संभाला जा करके सारी चीज़ें कि बोला उसकी थोड़ी एग्ज़ाम है वो 1-2 दिन बाद आ जाएगी। और फिर मैंने एकदम से जो है जब जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हुई तो फिर मेरी तैयारी कुछ भी नहीं थी क्योंकि मेंस की तैयारी थी, घर की शादी के लिए तो बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे प्रेजेंट हुई जाकर और मैंने संभाला। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आप जो है अगर उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है फैमिली के साथ तो मुझे नहीं लगता कि कुछ कठिन होता होगा। आई थिंक कि उसके लिए वैसा पार्टनर होना, वो अंडरस्टैंडिंग मैच करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं 2 साल का अपनी फैमिली को टाइम दे चुकी थी पूरा और वो मेरी रग रग से वाकिफ हो गए थे, मैं उनकी रग से वाकिफ हो गई थी, तो अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। एंड आई ऑल्सो थिंक कि अगर आपका डेडिकेशन और एफर्ट्स जब दिखते हैं किसी को, कि लेट्स से अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ 2-4-6 घंटे बुक्स को खोला हुआ है, आपके एकेडमिक्स के स्कोर इतने अच्छे नहीं है, आपके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है बाकी चीज़ों के, तो भी एक लगता है कि यार डेडिकेशन नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा सपोर्ट कम हो जाता है। लेकिन अगर आपकी जब आपके डेडिकेशन को ही देखता है तो इस बात को समझता है कि हाँ यहाँ पे स्कोप है काम। आप हिंदी मीडियम से टॉपर बने हैं, रैंक 1 है आप हिंदी मीडियम से, और हिंदी मीडियम के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है पढ़ाई करना ऐसा। और अभी देखा भी जाता है कि टॉपर्स पे टॉपर्स अपन को इंग्लिश वाले मिलते हैं वेरियस एग्जाम्स के अंदर, ऑल्दो हिंदी मीडियम वाले की भी प्रेजेंस काफ़ी रहती है। हिंदी मीडियम होने के लिए आपने एमपीपीएससी को कैसे देखा हिंदी मीडियम के साथ में? देखिए एमपीपीएससी में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए चैलेंजिंग रहता है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो काफ़ी उनको अच्छा खासा जो कंपटीशन देते हैं, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि एमपीपीएससी हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो क्रैक नहीं कर सकते या उसमें टॉप रैंक नहीं ला सकते। इसके पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी मीडियम से टॉप किए हैं और मैंने भी अभी फर्स्ट रैंक हिंदी मीडियम में लेकर आई हूँ। तो हिंदी मीडियम में एमपीपीएससी में कंटेंट बहुत है, इजीली है, सब कुछ है, लेकिन जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश मीडियम से पीएससी देते हैं वो मैंने देखा है कि जनरली यूपीएससी की तैयारी करते होते हैं, तो एक टफ कंपटीशन ज़रूर रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी मीडियम का बच्चा टॉप नहीं कर सकता। मैंने किया है और तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। आप में एक हौसला होना चाहिए, आपका गाइडेंस प्रॉपर होना चाहिए, आपका स्टडी मटेरियल अच्छा होना चाहिए, तो हम इजीली क्रैक कर सकते हैं। वेरी नाइस मैम। मैम एक मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे, और आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है, क्योंकि अभी ना 2018 से आपने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया, प्रिपरेशन स्टार्ट की पीएससी की, उसमें क्या होता है कि अब 2018-19 में बीच में लॉकडाउन आ गया, 19-20 वहाँ चला गया, रिजल्ट अभी भी उसके पेंडिंग ही चल रहे हैं, अब जाकर 2020 का रिजल्ट आया 2023 के अंदर। इसके लिए ना इस प्रोसेस में बैठने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की रिक्वायरमेंट है, और कल प्रशांत भाई से भी जब हमने बात की तो हमने पेशेंस के ऊपर काफ़ी बात की है। पेशेंस के ऊपर आपका क्या टैक है, और स्पेशली जब फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि यार आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है घर संभालने की या फैमिली को मैनेज करने की, तो उसके साथ में पेशेंस कैसे आपने डिस्कवर किया और उसकी क्या वैल्यूज है? देखिए प्रेशर तो बहुत ज़्यादा था, मेंटली प्रेशर बहुत था, चूँकि मैं एक मैरिड वूमन हूँ तो मुझ पर फैमिली प्लानिंग का भी अच्छा खासा प्रेशर था, और मुझसे लोग पूछते थे, घर वाले तो खैर सपोर्ट में थे, लेकिन आप किस किस का मुंह बंद करोगे, सब लोग पूछते थे कि आपकी बहू क्या कर रही है। मुझसे कोई बोलता था तो पूछते थे कि क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, लेकिन आज चूँकि जब रिजल्ट आया तो सबको पता चल गया कि मैं क्या कर रही थी, तो आज सभी लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हैं मेरे उस डिसीजन से, जिनको ये लगता था कि मैं गलत कर रही हूँ। तो घर परिवार की जिम्मेदारियों को ऐसा लगता था कि मैं छोड़ना चाहती हूँ। बाकी आज जो है वो मैंने घर को भी संभाला और मैंने अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आके जो है वो सब किया। जहाँ तक रही पेशेंस की बात, तो चूंकि एमपीपीएससी है वो आपके धैर्य की ही परीक्षा है। इसमें 3 स्टेप होती है, ये सिंगल या 1 डे एग्जाम नहीं होती कि आप चले गए और 2 या 3 घंटे में पेपर लिख कर आ गए।
तो अगर इसमें आपको क्रैक करना है एग्जाम को तो पेशेंस होना तो बहुत ज़रूरी है। और चूंकि ये 4 साल वाला जो है वो हमने क्रूशियल टाइम फेस किया है, तो ये पेशेंस के बलबूते पे ही किया। जब भी अधीर होती थी तो अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स लोगों से मैं ज़्यादा बात करती थी। सबकी स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत क्रूशियल टाइम था। तो इस तरीके से अपने पैशंस को मैंने दूर किया और फिर वापस से पूरे जुनून के साथ, पूरे उत्साह के साथ फिर से पढ़ने बैठ जाती थी, और उसी का परिणाम आज आपके सामने। दी बहुत अगर मैं सच कहूँ तो इस पॉडकास्ट पे मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में, क्योंकि फीमेल ऑफिसर से बात करने में एक अलग मज़ा आता है, और क्योंकि आपकी जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। मुझे एक चीज़ जानना है डेडिकेशन के बारे में, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कुछ बात हो रही थी कि आप ऑन कॉल घर का काम संभालते हुए बात करते थे और वैसे आपने पढ़ाई की लॉकडाउन के अंदर। वो फेज और वो स्टोरी क्या है, मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस को प्लीज़ बताइए। बिल्कुल, देखिए जो पीएससी की मेरी तैयारी थी उसमें मुझे बहुत अच्छे लोगों का साथ मिला। मैं ग्रुप स्टडी पे ज़्यादा फोकस करती थी, ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं था मेरा, ज़्यादा बड़े ग्रुप के मैं पक्ष में भी नहीं थी। हमारे ग्रुप में 4 लोग थे, एक विकास था, विकास तिवारी, और कमल कुमावत भैया थे, और सत्येन चंसूरिया थे, और मैं थी। हम 4 लोग पढ़ते थे। अब चूंकि वो तीनों तो जो है इंदौर में रहकर ही पढ़ाई कर रहे थे, बाहर के थे, और मैं तो इंदौर की ही थी प्रॉपर, मेरा घर परिवार सब यहीं पे था, तो वो फुली डेडिकेशन के साथ पढ़ते थे। लेकिन मुझे जो है कुछ जिम्मेदारियां भी एक गृहिणी होने के नाते निभानी पड़ती थी, घर के काम भी करने होते थे। तो हम टास्क लेते थे कि इतने घंटे में जो है वो ये वाली पढ़ाई हमको कंप्लीट करनी है, ये वाली यूनिट या ये टॉपिक हमको कंप्लीट करने हैं। अब होता क्या था कि ये लोग अपने टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लेते थे और मेरा रह जाता था, क्योंकि कई बार मुझे रोटी बनानी होती थी, कई बार मुझे किचन साफ करना होता था, कई बार कपड़े धोने होते थे। तो फिर मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करती थी कि यार प्लीज़ मुझे कॉल पे ले लो विकास, तुम उधर से पढ़ना, मैं सुनूंगी, और मैं सामने अपनी कॉपी रख लेती थी। तो इस तरीके से भी मैंने अपनी यूनिट्स को, अपने टास्क को जो है वो कंप्लीट किया है। तो हम टास्क को डिवाइड कर लेते थे और ग्रुप स्टडी पे फोकस करते थे। ग्रुप स्टडी का मतलब ये नहीं है कि हद से ज़्यादा डिस्कशन करना है या टाइम वेस्ट करना है या मस्ती मौज करना है। बिल्कुल सीरियस होके हम करते थे। और कई बार कुछ ऐसे टॉपिक होते थे कि जो कि सिंपल हैं, जिसमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो हम सेपरेटली पढ़ते थे, टाइम डिसाइड करके कि इतने टाइम में सभी को ये काम करना है। तो ये स्ट्रेटेजी है। ग्रुप में पढ़ना कितना फ़ायदेमंद होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए? क्योंकि कुछ एस्पिरेंट प्रेफर करते हैं कि वो अकेले में शांत स्वभाव में पढ़ें, बिना किसी से बात किए, बिना डिस्ट्रैक्शंस के। कुछ स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि उनको ग्रुप में पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है। आपका ग्रुप के साथ पढ़ने का क्या एक्सपीरियंस रहे और कितना फ़ायदेमंद रहता है? देखिए, चूंकि मैंने जब पीएससी की तैयारी की थी तब एक मैंने बताया कि सूखा पड़ा हुआ था, बिल्कुल कोई एग्जाम नहीं, कुछ नहीं, और बहुत निराशा थी। तो ऐसे में मेरी ग्रुप स्टडी, जब मैं फोकस नहीं कर पाती थी किसी टॉपिक पे, तब बहुत काम में आई। और जब एग्जाम टाइम आता था तब चूंकि हमारा एक बार पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाया करता था, तब हम उस ग्रुप जो स्टडी थी उसको स्प्लिट कर देते थे और फिर सेल्फ स्टडी पे ध्यान देते थे। तो जैसी जब टाइम की डिमांड रही वैसा हमने काम किया। अब जैसे जब मेंस लिख रहे हैं तब तो ग्रुप स्टडी नहीं हो सकती, क्योंकि बैक टू बैक जो है 6 दिन की एग्जाम रहती है, तो फिर हम नहीं करते थे। कई बार ऐसा होता था कि मेरी बात भी नहीं हो पाती थी, तो हम समय को ध्यान में रखते हुए, समय की डिमांड के हिसाब से ऐसे स्ट्रेटेजी बनाकर जो है पढ़ाई करते थे। आई थिंक कि जो चीज़ आपने बोला कि ग्रुप स्टडी हो, तो अगर वो प्लान्ड होती है तो ज़्यादा वेल प्लान्ड होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी जो चीज़ है वो अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है तो वो आपके लिए फिर वहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है। और ग्रुप स्टडी के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान सेल्फ स्टडी पे भी फोकस किया जी। अभी जब आपका सिलेक्शन हुआ कि यार फाइनली 2023 का सिलेक्शन आया, आप रैंक 3 ओवरऑल बने, हिंदी मीडियम में रैंक 1 आप बने, उस टाइम पे क्या रिएक्शन हुआ? मतलब जब आपने पहली बार जब आपने रिजल्ट देखा है उस टाइम पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपको क्या फील हुआ, क्या हुआ उस टाइम? उस समय की बात है जब 9 तारीख का दिन था, मैं घर पे अकेली थी, मेरे घर के सदस्य भी बाहर थे, मम्मी पापा भी बाहर थे, और मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ स्टेट थे। तो मैं पढ़ाई कर रही थी, दिन में पढ़ते पढ़ते मेरी नींद लग गई थी। मैं टेस्ट सीरीज मुझे देना थी, तो उसी के हिसाब से मैं तैयारी कर रही थी और मैं पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते नींद लग गई, करीबन 4 बजे होंगे, और 7 बजे एकदम से भड़भड़ा के नींद खुली। घर के बाहर से कोई गाड़ी निकली और मैं हॉल में ही पढ़ते पढ़ते मेरी नींद लग गई थी सोफे पे। तो मैं एकदम से भड़भड़ा के उठी और फिर मैंने सोचा कि यार जो मेरा टास्क है आज का लिया था और पढ़ते पढ़ते नींद लग गई, तो बड़ी टेंशन में मैं उठी। और फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूँ, मेरा तो बहुत छूट गया और मुझे तो परसों टेस्ट देना और पूरा सिलेबस बाकी है।
फिर मैंने सोचा कि नहीं यार पढ़ना तो पड़ेगा, मन तो लग नहीं रहा था पढ़ने में, क्योंकि 20 का रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार था। और थोड़े दिन पहले ही 2-4 दिन पहले पीएससी बोल भी चुका था कि अभी 14 दिन 15 दिन तो कोई रिजल्ट आने के आसार नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि सिमी अब पढ़ना तो पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि अभी फिलहाल तो तुम्हारे हाथ में कोई पोस्ट नहीं है। तो मैंने सोच लिया था, उसी दिन ठान लिया था कि जब तक मुझे पोस्ट नहीं मिलेगी तब तक मैं पढ़ूंगी। 2019 का मेंस दिया, उसका इंटरव्यू देना था, उसका रिवाइज रिजल्ट आया, उसमें भी मेरा नाम था। 2020 का इंटरव्यू मैं दे चुकी थी, उसका रिजल्ट अवेटेड था, और 21 का मेंस देना था। मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते थे कि बैक टू बैक इतनी सारी एग्जाम है, 2 तो तुम्हारी बिल्कुल इंटरव्यू पक्के ही हैं, तो आप क्यों पढ़ रही हो, तुम घूमो फिरो मजे करो ऐश करो। लेकिन उस दिन भी मैं पढ़ ही रही थी और सडनली विकास का फोन आया। उसने बोला कि दीदी 3री रैंक लगी है आपकी और डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट है। तो मुझे लगा कि वो बकवास कर रहा है लेकिन चूंकि उसकी आवाज में वो एकदम रियलिटी मुझे फेस हुई, वो वाले वाइब्रेशन थे, तो फिर मैंने अपने माइंड को थोड़ा सेट किया। मैंने बोला कि ऐसा मजाक तो नहीं करेगा वो। फिर मैंने उससे बोला कि फटाफट से रिजल्ट भेजो। मैं पीएससी की साइट खोल रही थी तो साइट मुझसे खुल ही नहीं रही थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। तो फिर व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे भेजा, तो मैंने रिजल्ट देखा और मेरे आंसू झलक आए। मैं जोर जोर से रोने लगी, घर में कोई नहीं था, बहुत चिल्ला चिल्ला के रोई। मैं जितना फ्रस्ट्रेशन था वो सब मैंने निकाला। फिर मेरे हस्बैंड को मैंने कॉल किया सबसे पहले, तो चूंकि वो वहाँ पे मीटिंग में थे, बाहर थे, तो उन्होंने मेरा कॉल कट किया। फिर मैंने उनको मैसेज किया तो उन्होंने बाहर आके मुझे कॉल बैक किया, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि ऐसे पूछ रही होगी यार खाना खाया कि नहीं। जनरली मैं उनसे पूछती रहती थी, तो उन्हें लगा कि मैं बाद में बात कर लूँगा। लेकिन फिर जैसे उन्हें पता चला कि अरे नहीं, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया। फिर उसके बाद में मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया, अपने पिताजी से मैंने बात की, तो उन सबको मैंने बताया, तो सब लोग बहुत खुश हुए। और फिर सब लोग घर पे आ गए थे बिल्कुल, और हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और जो आपने बताया अपने पापा मम्मी फैमिली को, अपने हस्बैंड को कॉल किया और सबको एक गुड न्यूज़ दी। एक ऐसा होता है ना कि यार एक बेटी और बाप का रिश्ता बहुत प्यारा होता है, एक माँ और बेटी का रिश्ता बहुत प्यारा होता है, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं बचपन से लेकर। पापा के साथ में आपकी कोई स्टोरी है कि यार पीएससी की तैयारी को लेकर उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया, पापा या मम्मी के साथ में? बिल्कुल नहीं, देखिए मेरी मम्मी जो है वो भी एक गवर्नमेंट जॉब में है, तो मम्मी को मैं हमेशा करीब से देखा है मैंने काम करते हुए। मेरी मम्मी ने भी बहुत स्ट्रगल किया। 10 साल उन्होंने आंगनवाड़ी चलाई है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर वो रही 10 साल तक। और 2008 में उन्होंने व्यापम की एग्जाम दी थी मेरी मम्मी ने, और वो पर्यवेक्षक के तौर पर चुनी गई थी। तो तब से मुझे विश्वास हुआ कि हाँ यार, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सिलेक्शन हो सकता है अगर हम पढ़े तो। पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत ही टफ टास्क होता है और इसमें आम आदमियों का सिलेक्शन तो नहीं होता मुझे ऐसा लगता था। लेकिन मेरी मम्मी का सिलेक्शन हुआ, और फिर उसके बाद मम्मी जो है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से पर्यवेक्षक बनी, एग्जाम देकर बनी। उनका कोई ना कुछ प्रमोशन हुआ ना कुछ। मेरे घर में जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरे घर के जो हॉल था मेरा, वहां पे बच्चे आके बैठते थे, वहां पे आंगनवाड़ी लगती थी। तो एक जो लीडरशिप वाला गुण है और एक वो वाली जो क्वालिटीज हैं, बच्चों को बिठाना, उनको प्रार्थना करवाना, मम्मी जब करवाती थी तो मैं साथ साथ करती थी। तो ये सारी चीजें मुझसे बचपन में ही डेवलप हो गई थी। और मेरे पापा मुझे बताते हैं बचपन का कि जब मैं पैदा ही हुई थी और उसके तुरंत ही मतलब बाद मैंने ऐसे करवट ले ली थी। जनरली छोटे बच्चे ऐसे करवट एकदम से नहीं लेते। तभी मेरे पापा समझ गए थे कि उन्होंने बोला था कि पूत के भाव पालने में ही दिख गए थे, ये लड़की जरूर कुछ बड़ा करेगी, इतनी एक्टिव है। तो पापा जो थे वो शुरुआत से ही मुझे कुछ अच्छा बनाना चाहते थे। उन्होंने चाहा भी था कि मैं शादी के पहले ही करूं, पर मुझे इतनी समझ थी नहीं उस समय पे, भटकाव बहुत ज़्यादा था। तो मैं बस यही मैसेज दूंगी कि अगर आप सही समय पे कर लेंगे तो आपको थोड़े चैलेंजेस कम फेस करने पड़ेंगे और आप ज़्यादा जल्दी जो है वो आपकी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। और एक ऐसा होता है, एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि बीइंग एन लाइब्रेरियन मेरी लाइब्रेरी पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इंक्वायरी पे आते हैं। मेजरली जब मैं इंक्वायरी पे बात करता हूँ तो लड़के और लड़कियाँ जब हमारे यहाँ पे इंक्वायरी पे आते हैं तो वो बोलते हैं कि भैया अभी तो हमारा फर्स्ट ईयर है, अभी तो बहुत टाइम है, हम 2 साल हैं, अभी फाइनल ईयर में जाके प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। मेरा हमेशा मैसेज होता है, क्योंकि मैंने भी अपनी प्रिपरेशन 16 की है, जब मैं 16 ईयर ओल्ड था, 12th के बाद ही स्टार्ट कर दिया था। एंड आई नो कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उसके अपने फायदे हैं, उसके अपने फायदे, राइट। और अभी बच्चा जनरली 1 साल 2 साल तक वो सिर्फ 2-3 घंटे 6 घंटे लाइब्रेरी आता है, और मेजरली टाइम उनका कॉलेज में या किसी जहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पे अपना टाइम इन्वॉल्व करते हैं 1 साल 2 साल। और वहाँ पे मेरा उनको एक टिप होता है कि यार
अगर आप अभी इन 2 साल में अगर ज़्यादातर टाइम अगर आप दूसरे काम करोगे, पढ़ाई पे फोकस नहीं करोगे, तो तीसरे साल तो आप वो डेडिकेशन दे ही नहीं पाओगे। इसके ऊपर आपका क्या टैक है, स्पेशली फॉर फीमेल्स, कि उनको अपनी स्ट्रैटेजी 12th के बाद कैसे बनाना चाहिए अपने कैरियर को लेकर? देखिए, अगर 12th के बाद आप पीएससी करना चाहते हैं तो दोहरी जिम्मेदारी आपके पास होती है। एक तो आपको आपके ग्रेजुएशन का पढ़ना होता है और साथ ही साथ में पीएससी का पढ़ना होता है। चूंकि उस समय आपको पीएससी तो नहीं देना होती क्योंकि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, लेकिन जो पीएससी है वो कम से कम 2 या 3 साल की तैयारी जो है वो मांगती है। जब मैंने 2018 मतलब 17 के लास्ट में ही पीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी, तो चूंकि 2019 तक जो पीएससी का सिलेबस था वो यूनिट में डिवाइड नहीं था। सारी जो चीज़ें थी उसका कोई निश्चित ये नहीं था कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या किस यूनिट का क्या वेटेज है, तो मुझे बहुत डिफिकल्टीज वहाँ पे फील होती थी। लेकिन अब अभी का जो पैटर्न है 2020 से जो सिलेबस चेंज हुआ है, तो सारा के सारा सिलेबस यूनिट में जो है वो बटा हुआ है। अब बच्चे जो हैं जो कि ग्रेजुएशन के साथ में पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये होगा कि उनको एक बैलेंस दोनों में बना के चलना चाहिए मेरे हिसाब से। पीएससी को भी वो टाइम दे कुछ और अपने जो ग्रेजुएशन है उसको भी टाइम दे, क्योंकि ग्रेजुएशन भी ज़रूरी है। और पीएससी की तैयारी अगर आप 12th के पहले से कर रहे हैं तो अगर रोज 5-6 घंटे का टाइम देंगे स्टार्टिंग से, तो मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट होगा। जब तक आप ग्रेजुएट होकर निकलेंगे और फिर फुल्ली डेडिकेशन के साथ आप पीएससी करेंगे, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप एक यंग एज में होते हो, आप 18-19 ईयर्स की एज में अपना फर्स्ट ईयर स्टार्ट करते हो, 17 की एज में स्टार्ट करते हो, तो बहुत सारे आई फील की डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। क्योंकि जैसा हम अभी ऑफ द कैमरास बात कर रहे थे कि यार चकाचौंध में बहुत ज़्यादा भटकाव हो जाता है जब आप गाँव से शहर की और छोटे शहर से इंदौर या दिल्ली जैसे शहर में जाते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो वो भटकाव, वो डिस्ट्रैक्शन से दूर कैसे रहना चाहिए किसी एस्पिरेंट को? देखिए, बच्चे जो है वो चूंकि इंदौर में ही एमपीपीएससी का मुख्यालय है और यहाँ पर अच्छा खासा एजुकेशन हब है एमपीपीएससी को लेकर, तो एमपी और एमपी के बाहर के बच्चे जो हैं वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, तैयारी करने के लिए। उनके माँ बाप जो हैं उनको अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी लगाकर यहाँ पर इंदौर में सर्वाइव करने के लिए भेजते हैं। मेरे साथ में जो मेरे साथी थे वो भी सब बाहर के थे, उनके माता पिता भी हर महीने जो है घर से उनके लिए 10,000 15,000 रुपए भेजते थे। जब कोविड का क्रूशियल टाइम आया था तो बहुत सारे बच्चे जो थे उनके बस्ते उड़ गए थे, उनको वापस से उनके होम टाउन जाना पड़ा था। और मेरी कुछ एक फ्रेंड्स भी हैं जिनकी शादी भी हो गई थी इसी कोविड की वजह से, जब कोई एग्जाम नहीं हुई थी। तो बहुत क्रूशियल फेस ये होता है। लेकिन इसमें क्या है कि एक ही सबसे मस्ट जो रूल होता है कि आपको भटकना नहीं है, आपको चकाचौंध में भटकना नहीं है। अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सच मानिए बहुत पुनीत काम है और फुल आपको डेडिकेशन के साथ लगना होगा। मैं इन सब से दूर थी क्योंकि मेरी शादी हो गई थी, तो भटकाव का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन बहुत सारे बच्चे यंग एज में होते हैं, 18, 19, 20, और माँ बाप से दूर होते हैं, इंदौर कि चकाचौंध में जो है वो खो जाते हैं, भंवर कुआं के भंवर में फंस जाते हैं। तो बच्चों को चाहिए कि सारी चीजें हैं, उनका समय आएगा, आप जो चाहोगे, जिससे चाहोगे, अगर आप बन जाओगे तो उसको आप पा सकते हो। तो ये एक संयम जो है वो हमको रखना होता है। ये एज ऐसी होती है कि हमको किसी ना किसी की सिंपैथी की इसमें जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरा मानना है कि इन सब चीजों पे हम थोड़ा सा ध्यान कम देकर जो है इसको कंट्रोल करके और पीएससी को ही अपना सब कुछ मान लें तो पीएससी आपको सब कुछ दे सकता है। दी, हम लोग डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर अभी बात कर रहे थे, मैं डिस्ट्रैक्शन के ऊपर जानना चाहूँगा कि जैसे कई सारे जो अब जब एस्पिरेंट इंदौर में आते हैं 18, 19, 20 साल की ऐसे प्रिपरेशन स्टार्ट होती है और इस एज में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं, भटकाव भी सबसे ज़्यादा इसी एज में होता है। इसके ऊपर थोड़ा बताइए कि क्या एस्पिरेंट्स रिलेशनशिप्स के साथ में प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं? कुछ ऐसे टॉपर्स, ऐसे सिलेक्टेड ऑफिसर्स हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन को रिलेशनशिप के साथ किया है। कुछ ऐसे टॉपर्स भी है जो इसको मानते हैं कि नहीं यार ये गलत है, नहीं होना चाहिए, आपको उस तरह से पढ़ाई नहीं करना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। इसके ऊपर आपका क्या टैग है? देखिए, ये जो बात है रिलेशनशिप वाली, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि आपका पार्टनर कैसा है। रिलेशनशिप में रहकर पढ़ाई की जा सकती है या नहीं की जा सकती, क्योंकि मैं खुद भी रिलेशनशिप में हूँ, तो मैंने पढ़ाई की है और मैंने सक्सेस भी जो है वो अचीव की है।
तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो उनके आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उनका पार्टनर का सपोर्ट कैसा है, और ज़्यादातर बच्चे जो रिलेशनशिप में होते हैं उनका फोकस सेम रहता है, एम सेम रहता है कि दोनों को पीएससी करनी, क्योंकि साथ ही साथ में कॉमन जगह पर वो मिलते हैं, तो कॉमन उनका ऑब्जेक्टिव होता है। तो अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है और अगर आपकी डायरेक्शन सही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। आई फील कि ये सब्जेक्टिव है जी, कोई उसके साथ कंफर्टेबल हो सकता है, कोई हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। हिंदी मीडियम के ऊपर बात करते हैं। एंड मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी स्टार्टिंग में हिंदी मीडियम से, और मैंने प्रिपरेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया हुआ है सफिशिएंट टाइम देकर। हिंदी मीडियम के लिए रैंक लाना, हिंदी मीडियम के लिए तैयारी करना कितना क्या ये चैलेंजिंग होता है और कितना आसान होता है, क्या इसके प्लस हैं? एंड आई फील कि दोनों मीडियम के, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की अपनी पॉजिटिव साइड है, अपनी नेगेटिव साइड है, दोनों लैंग्वेज के लिए। आपके लिए हिंदी मीडियम में क्या प्लस और क्या माइनस रहे? देखिए, हिंदी मीडियम के लिए मुझे माइनस तो कुछ भी नहीं लगा, बल्कि प्लस ही लगा, क्योंकि एमपीपीएससी में जो है ऐसा कोई मुझे देखने को नहीं मिला कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्रॉब्लम आएगी। ना कुछ अनुवाद की समस्याएं मुझे फेस करनी पड़ी पेपर के अंदर, तो सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी थी। और हिंदी मीडियम के लिए जो है एमपीपीएससी में बहुत सारा मटेरियल जो है वो उपलब्ध है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को एक थोड़ी डिफ़िकल्टीज रहती है कि जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा उनको चैलेंज करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन वाले होते हैं, तो थोड़ा से ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट उनको लगाकर रखने पड़ते हैं। क्योंकि पीएससी में जब हिंदी मीडियम में लिखते हैं बच्चे, तो उनकी जो कॉपी है उसमें साफ साफ जो है वो एकदम दिखता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की जो कॉपी है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने पे वो दिखता है। अगर हिंदी मीडियम वाला थोड़ा सा भी कभी कुछ गलत लिखता है तो वो बिल्कुल एकदम खुल के सामने आता है। इंग्लिश में भी आता है, लेकिन हिंदी में जहाँ तक बहुत ज़्यादा एकदम से आ जाता है। तो एक ये चुनौती रहती है कि आपका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होना चाहिए, उसमें जो है बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, फैक्चुअल डेटा का जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा समावेश रहना चाहिए, करंट के जो टॉपिक्स हैं उनके हिसाब से हमको उसको लिखना होता है। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो टॉपिक आता है उसके बारे में, उसके नगर नियोजन के बारे में पूछा जाता है, तो हम उसको करंट से जो है वो उसका कंक्लूजन दे सकते हैं कि वर्तमान में स्मार्ट सिटी की जो अवधारणा है, तो ऐसे जुड़कर अगर हिंदी मीडियम का बच्चा जो है अगर वो करता है तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश मीडियम वालों को टक्कर नहीं दे सकता या उनका सामना नहीं कर सकता। तो मीडियम यहाँ पर डजंट मैटर, मीडियम मैटर नहीं करता है, आपकी तैयारी मैटर करती है, आपका कंटेंट मैटर करता है, और आपकी जो राइटिंग स्पीड है, आपकी राइटिंग स्किल्स हैं, आपका प्रेजेंटेशन है, वो सारी चीज़ें यहाँ हम लोग स्ट्रैटेजी पे बात करना चाहता हूँ मैं आपसे कि ऑडियंस क्योंकि काफ़ी टाइम से वेट कर रही होगी कि यार क्या किया है सिमी दी ने जो हम भी करेंगे तो हमारी सिलेक्शन हो, जो हम भी करेंगे तो हमारी सिलेक्शन और बेहतर, हमारी तैयारी और बेहतर हो। तो मैं आपसे 3 सेगमेंट बना के हम इस पर बात करते हैं। प्री, मेंस, इंटरव्यू। सबसे पहले हम प्री से स्टार्ट करते हैं। प्री के लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी और कैसे एक एस्पिरेंट को तैयारी करना चाहिए प्रीलिम्स की? देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो है वो अगर हम प्रीलिम्स को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, पीएससी में एकदम फ्रेशर हैं और फर्स्ट टाइम प्री निकाल रहे हैं, पीएससी की प्री के बारे में हमको एबीसीडी का कुछ भी नॉलेज नहीं है, एकदम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि 6 महीने में हम जो है वो उसको कर सकते हैं। लेकिन जब आपने एक बार प्री दे दी है और फिर से एक बार प्री आई है नेक्स्ट ईयर की, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि 2 महीने में ही प्री निकाली जा सकती है। तो 6 महीने वाली जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं पहले बता देती हूँ, उनको सारे सब्जेक्ट को जो है वो फंडामेंटल्स जो हैं कंसेप्ट वो क्लियर करने होते हैं। तो इसके लिए आप किसी का गाइडेंस ले सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे उपलब्ध हैं, उनका आप गाइडेंस ले सकते हैं, टीचर्स की आप सहायता ले सकते हैं और उसका जो है पूरा की पूरा सिलेबस आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, मैंने ज़्यादातर सेल्फ स्टडी की थी, तो आप वो भी कर सकते हैं किसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल का यूज़ करके या किसी वीडियो को देख करके। आप कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो आप कर सकते हैं। चूँकि प्री जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्ज़ाम होती है, तो उसमें इतना ज़्यादा हमको लेंथ डेप्थ में मतलब जाने की ज़रूरत नहीं होती है, फैक्चुअल डेटा पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो 6 महीने की जो प्रिपरेशन है उसमें प्री हो जाता है, लेकिन इसमें शर्त ये होती है कि हमको एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो समझना पड़ता है कि उसमें क्वेश्चंस जो है वो किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, ओल्ड जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको हमको सॉल्व करना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हमको लगाने होते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम प्री दिया था 2019 में,
तब मैं बहुत ऑब्जेक्टिव्स लगाती थी, और ऑब्जेक्टिव लगा लगा के मेरी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई थी कि जब मैं टिक लगाती थी तब मुझे कंफ्यूजन नहीं होता था। और ऑब्जेक्टिव जो थे वो तो एकदम ऐसे रट से गए थे कि नहीं ये वाला इसका आंसर है। तो आप ऑल क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कीजिए जो पीएससी के हैं, वो आप लेकर आइए, मार्केट में उपलब्ध हैं, और आप उनको सॉल्व कीजिए, और बहुत सारे और भी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आप लगाइए। लेकिन उसके पहले आप पूरा की पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए। प्री के लिए कोई खास नोट्स हमको बनाने नहीं होते हैं, क्योंकि प्री के लिए आप नोट्स बनाएंगे तो आपको उसमें बार बार ऐड करना पड़ेगा। तो प्री के लिए मैंने कोई ऐसे खास नोट्स बनाए नहीं थे, जहाँ से जो मिलता था, जो बुक अच्छी आती थी वो मैं पढ़ लेती थी। इस तरीके से प्री की तैयारी की। जब हम प्री की तैयारी कर लेते हैं तो सारे कंसेप्ट को हम समझ जाते हैं, क्योंकि प्री में आपको पॉलिटी पढ़नी होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। तो हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं मेंस के लिए। फिर मेंस की जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी अलग होती है। मेंस में हमको लिखना पड़ता है कॉपी में। प्री में तो क्या है कि क्वेश्चन आया, उसका आंसर आपके सामने ही रहता है, बस आपको पहचानना है कि 1 2 3 4 में से सही कौन सा है। लेकिन मेंस में हमारे पास आंसर नहीं होता। तो मेंस में हमको लर्निंग पावर जो है, लर्निंग कैपेसिटी है, उसको डेवलप करना पड़ता है। कई बार बच्चे बहुत पढ़ लेते हैं, जब तक किताब उनके सामने रहती है तब तक उन्हें लगता है कि उन्हें सब आ रहा है, लेकिन जब किताब बंद करने के बाद वो लिखने जाते हैं तो उनको याद ही नहीं आता कि इसमें क्या लिखना है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो रहती हैं। तो मेंस की जो स्ट्रेटेजी है वो प्री से काफ़ी अलग है, लेकिन प्री की तैयारी करने के बाद में मेंस जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। मेंस के लिए हमें करना ही होता है कि उसके लिए 3 4 चीज़ों की ज़रूरत है। अगर वो आपने कर लिया तो आपका जो सिलेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तो आपके पास में स्टडी मटेरियल जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। आप कोशिश करें कि आपकी हैंड राइटिंग में वो लिखा हुआ हो। आप 3 4 जगह से उसको ना पढ़ें। अगर 3 4 जगह से आपको कोई टॉपिक मिल रहा है, कोई अच्छी बातें मिल रही है, तो आप उसको अपनी एक ही कॉपी में नोट बना लें। जैसे कि अभी चूंकि पीएससी में 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर का पैटर्न है। 11 मार्कर में आपको 2 पेजेस जो है वो मैक्सिमम लिखने होते हैं। वर्ड लिमिटेशंस होता है, टाइम लिमिटेशंस होता है, तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं लिखना। जैसे कि मैंने हिस्ट्री के जब फर्स्ट नोट्स बनाए थे तब उनको एक एक टॉपिक को, जैसे 1857 की क्रांति के कारण है, तो वो मेरे 5 से 6 पेज में गए थे। तो फिर मुझे ये लगा कि यार वहां पे तो इतनी स्पेस है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे 5 से 6 पेज पढ़ के जाऊंगी तब मैं वहां पे फिर लिखूंगी कौन से 2 पेज। तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, ये चीज गलत है। फिर मैंने फिर से वापस से हिस्ट्री के नोट्स बनाए और फिर उसको एकदम एग्जाम की डिमांड के हिसाब से मैंने बनाया कि एक जो है आपका अगर 2 पेज है हमारे, तो 2 पेज के मैंने नोट्स बनाए। अगर मान लीजिए कि कोई बड़े में आएगा तो वो मैं 2 पेज एज इट इज लिख दूंगी। और वैसे भी जब हम कॉपी में अपने नोट्स बनाते हैं और एग्जाम में लिखते हैं तो वो जो 2 पेज की जो चीजें हैं, जो हमारे नोट्स है, वो वहाँ पे कॉपी में 4 पेज में आते हैं। तो मतलब वो जो कंटेंट है वो सफिशिएंट होता है। और उन्हीं में से मैं 11 मार्कर की जो फ्रेमिंग थी वो अपने माइंड में सेट कर लेती थी कि अगर 5 मार्कर में ऐसा आएगा तो ऐसा लिखना है, और 11 मार्कर में आएगा तो इसको ऐसे लिखना है। और 3 मार्कर बहुत सारे ऐसे होते थे जो मुझे कई बार अलग से भी बनाने पड़ते थे, और प्री के नोट से मैं जो है वो 3 मार्कर का कंटेंट जो है वो याद कर लेती थी। तो इस तरीके से मैंने तैयारी की। नाइस। और जैसे आपने प्री और मेंस दोनों स्ट्रैटेजी बनाई, नोट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है अगर आप प्री और मेंस दोनों कर रहे हो तो। मेंस में जो आपने बताया कि आप नोट्स को शॉर्ट नोट्स और क्रिस्प बनाते थे, आई थिंक हर टॉपर अभी पिछले कुछ सालों से जितने भी एग्जाम्स के टॉपर्स के इंटरव्यू देखे जाते हैं उनमें हर टॉपर बोलता है कि आपको शॉर्ट बनाना चाहिए। पर क्या शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, उसकी भी कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज होती है? देखिए, मैंने अपने नोट्स बनाए थे लेकिन मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने 1 2 बार ट्राई किया था, लेकिन क्या हो जाता है कि जब हम 1 2 महीने बाद पढ़ते ना तो मुझे तो वो शॉर्ट नोट्स ही समझ में नहीं आते थे। ये मेरी मतलब कैपेबिलिटी थी, हो सकता है किसी और की कैपेबिलिटी डिफर करे इससे। तो मैं जो थी वो मेरे एक ही नोट्स को 10 बार पढ़ लेती थी। जब एग्जाम आती थी तो मैं उसको फटाफट से पढ़ती थी, स्कैन करती थी मेरी आंखें केवल उसको, और वो पेज को मैं एकदम अपने माइंड में सेट कर लेती थी कि ये ऊपर वाली लाइन पे ऐसे कारण लिखे हैं, नीचे वाले में कुछ डायग्राम बना है। तो वो एग्जाम में मुझे लर्न करने में काफ़ी मदद करता था। तो इस तरीके से मेरी स्ट्रेटेजी रही। सबकी अपनी अपनी सामर्थ्यता होती है, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। कोई शॉर्ट नोट से पढ़ना पसंद करता है, किसी को अब चूंकि मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी तो मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाई थी, तो मैं लॉन्ग नोट जो थे वो बार बार उनकी एडिक्ट हो गई थी, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी।
मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आप नोट्स बना भी रहे हो तो आप अलग अलग जगह से पढ़ने की बजाय आप एक जो नोट्स बना रहे हो एक बुक है उसको बार बार आप पढ़ोगे तो होता है। बिल्कुल, मेरे एक टीचर थे, वो मुझे यही बात बोलते थे कि आप 10 किताबों को 10 बार पढ़ो, उससे अच्छा है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ो, तो आपको ज़्यादा नॉलेज जो है गेन होता है। इंटरव्यू के बारे में बताइए, आप जब इंटरव्यू देने गए तो क्या माहौल था और इंटरव्यू के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? देखिए, इंटरव्यू जो है वो एक ऐसा फेज है, प्री और मेंस जो है, मेरा मानना है कि वो आपकी मेहनत रहती है, लेकिन इंटरव्यू में आपका लक भी आपका साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। मेहनत तो खैर होती है, इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, लेकिन इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है। इंटरव्यू जो है वो प्री मेंस की तैयारी और आपके व्यक्तिगत जो है आपके अंदर का जो नॉलेज है उनका एक मिला जुला जो है वो उसकी परीक्षा इंटरव्यू है। तो बच्चे डरते हैं कि यार इंटरव्यू में तो क्या पूछ लेंगे, कहीं प्री के फैक्ट्स तो नहीं पूछ लेंगे, कहीं मेंस के फैक्ट्स तो नहीं पूछ लेंगे। अभी मेरा 28 अप्रैल के दिन इंटरव्यू था अभी, तो चूंकि उसके पहले ही मैंने 2000 मतलब जो 20 की एग्ज़ाम हुई थी वो पिछले साल हुई थी 2022 में। उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी अपने घर के कामों में, तो मैं पढ़ भी नहीं पाई थी। प्री मेंस मतलब एक लिंक टूट गया था साल भर के लिए, तो मैं भी काफ़ी डरी हुई थी कि भाई प्री के क्वेश्चंस कुछ हो गए, मेंस के कुछ क्वेश्चन हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरव्यू जो होता है वो आपके फैक्चुअल डेटा का जो है वो एग्जाम नहीं होता, वो आप पहले ही दे चुके हैं, आप प्री दे चुके हैं, आप मेंस दे चुके हैं। कुछ फैक्चुअल डेटा अगर आपसे पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझसे पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया था तो मैं घबरा गई थी, वो फैक्चुअल था तो मुझे नहीं आया, तो मैंने पहले क्वेश्चन पे सॉरी बोला। तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे सॉरी बोल दोगे, इसका मतलब ये है कि आपके नंबर जो है वो कट जाएंगे। अगर आपको 10 बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 10 बार नहीं आ रहा तो आप 10 बार सॉरी बोलिए, आप पोलाइटनेस के साथ सॉरी बोलिए, तो उसमें जो है मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यू है। और इंटरव्यू की तैयारी होती भी है और कुछ तैयारी नहीं भी होती है। इंटरव्यू जो है आपके डेप्थ से ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो अपने बारे में आप ज़्यादा जानिए, अपने ज़िले के बारे में जानिए, आपने जो आपकी हॉबी लिखी है वो आपकी खुद की हॉबी है, अगर उसमें से आपसे कोई प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आप वो नहीं बता पा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही जो है हार्मफुल हो सकता है। तो जो भी हॉबी आप लिख रहे हैं वो सोच समझ के लिखें, अगर वो रियल में आपकी हॉबी है तो ही लिखें, आप बनावटी ना लिखें। राइट। तो ये सारी चीजें हैं। और इंटरव्यू में आप कितना भी झूठ बोल लो या कितना भी बनने की कोशिश कर लो, इंटरव्यू में वहां पे जब आप बैठते हैं ना मेंबर्स के सामने, तो आप अंदर से क्या हो वो एक्चुअल निकल कर आते हो। इसलिए इंटरव्यू में बनावटी चीजें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो यही सब जो कारण था वो मिला जुला यही रहा कि मुझे नंबर भी काफी अच्छे मिले। तो यही कारण था कि इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया था। और जब मैं इंटरव्यू रूम से बाहर आ रही थी तब मुझे पता चल गया था कि नहीं यार मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैं खुद सेटिस्फाई थी, अपनी को आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए। इस पूरी जर्नी में, एक इतनी लंबी जर्नी के अंदर कभी आपको डीमोटिवेशन लगा है कि यार क्यों कर रही हूँ? मतलब आप सेटल्ड हैं, आपकी फैमिली, आपकी शादी हो चुकी है, आपके हस्बैंड ऑलरेडी सेटल्ड हैं, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मुझे ज़रूरत क्या है यार जॉब की, मैं तो सेटल्ड हूँ, मैं हाउसवाइफ बन के भी तो रह सकती हूँ, तो जॉब ही क्यों, डिप्टी कलेक्टर ही क्यों, MPPS ही क्यों, आप छोड़ भी सकते थे, तो कैसे आप उसको कर पाए कंटिन्यू? देखिए, जब एक फीमेल जो है वो किसी चीज़ की तैयारी करती है, मतलब उसका मतलब ये होता है कि वो अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आने की कोशिश करती है। अगर घर में पुरुष हैं तो अगर वो नौकरी पे जा रहे हैं तो हमारे यहाँ पे हमारी संस्कृति में ऐसा है कि महिलाएं घर संभालती हैं और महिलाएं सारे काम करती हैं। अगर महिलाएं दूसरे काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं या किसी पढ़ाई की तैयारी कर रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाएंगी या पुरुष घर में खाना बनाएंगे। तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी तो निभानी ही निभानी है, साथ में बाहर की जिम्मेदारी निभानी है। मुझे तैयारी करनी थी तो मुझे अपने काम तो करने ही करने थे, लेकिन अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आके ये सब काम मुझे करने पड़े। तो ये जो होता है, इसमें जो आपका एक तालमेल बिठाना होता है वो काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरीके से मैंने उसको मैनेज किया और बस होता गया सारी चीजें। मैं आपसे दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और ये क्वेश्चन हमारे सिग्नेचर क्वेश्चन हैं। ये मैं हमारे शो में जितने भी गेस्ट आने वाले हैं, मैं हर एक गेस्ट से पूछने वाला हूँ जो भी MPPSC में सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसका पर्पस भी है, एक क्वेश्चन जिसमें मुझे जानना है कि आपके बारे में जानना है, आपकी थॉट प्रोसेस के बारे में जानना है, और एक क्वेश्चन वो है जो
MPPSC को जानने के MPPSC को मैं और अच्छे से जानना चाहता हूँ, तो मैं दोनों क्वेश्चन को वन बाय वन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि जब आप पहली बार अपने घर से निकलोगे उस डेप्यूटी कलेक्टर के ऑफिस में जाने के लिए, वहाँ बैठने के लिए, जब आप पहली बार उस कार में बैठोगे, उस अपने ऑफिस तक जाओगे, जब आप पहली बार अपनी ऑफिस का दरवाजा खोलोगे और उस ऑफिस में एंटर करोगे, जब आप पहली बार डेप्यूटी कलेक्टर की उस चेयर पे बैठोगे, तब आप सोसाइटी में क्या चेंजेस लाना चाहते हो? क्या इसके बारे में आपने कुछ सोचा है? देखिए, इसके बारे में चूंकि सिस्टम ऑलरेडी काम कर रहा है, हम नए आए हैं, तो मैंने यही सोचा है कि सबसे पहले मैं उस सिस्टम को जानूंगी, उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं और वहाँ पे कमियाँ क्या हैं, उनको जानूंगी। अच्छाइयों को मैं और ज़्यादा बढ़ाने का काम करूंगी और जो कमियाँ हैं उनको मैं ओवरकम करने का काम करूंगी। तो सबसे पहले मैं सिस्टम को जानूंगी। जैसे मैंने कहा कि मेरी शादी हुई थी तो मुझे 2 साल लगे मेरा घर बार समझने में, उसके बाद ही मैंने जो है वो डिसीजन लिया कि नहीं यार, अब PSC करनी है। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको समय देना होता है और फिर प्रॉपर जो भी मुझे अपने सीनियर का गाइडेंस मिलेगा और अपने जूनियर्स के साथ कोऑर्डिनेट्स बिठा करके, और मेरे पास में अगर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती कि कोई बहुत ऐसा वर्ग है जो वंचित है, अपने उसको किसी शासन की योजनाओं का, नीतियों का लाभ नहीं मिल रहा है, तो मैं बिल्कुल पहली प्राथमिकता के साथ जो है वो अपना दायित्व निभाऊंगी और जिसके भी वो हकदार हैं उनका अधिकार उनको मैं दिलवाने के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील तरीके से काम करूँगी। बीइंग एन एस्पिरेंट, लेट्स अज्यूम कि आप अभी सिलेक्ट नहीं हुए हो, ठीक है, आप अभी भी एक स्टूडेंट हो या एक हाउसवाइफ हो, उस टाइम पे क्या आपको ऐसी कोई चीज़ लगती है समाज में कि यार ये चीज़ पे काम किया जाना चाहिए, और या काम हो भी रहा है तो और अच्छा हो सकता है? ऐसा आपको कोई एक सेक्टर या ऐसी कोई आपको फील्ड लगती है? हाँ, मुझे बिल्कुल लगती है। बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं, आगे काम कर रही हैं, तो वो एक काफ़ी अच्छा है। लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे इंटीरियर एरियाज़ हैं जहाँ पर जो है वो लड़कियों को, जहाँ वो 18-21 साल की नहीं हुई कि रिश्ते आने चालू हो जाते हैं। और मेरे साथ मेरे जो भाई लोग तैयारी करते थे वो भी शादी लायक हैं, तो उनके घर से भी उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगते थे। तो फैमिली मेम्बर जो है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको अगर सपोर्ट देना चाहिए तो थोड़ा उनको भी पेशेंस रखना चाहिए। अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं कि आप PSC की तैयारी कर रहे हो या PSC की नहीं, आप अदर भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि ये वाली जो PSC की तैयारी की जो एज होती है वो आपके एक मैच्योर होने के बाद ही होती है, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल, किसी की 30 साल। तो घर वाले जो है वो शादी का दबाव बहुत ज्यादा बनाते हैं। और ठीक है, लड़कियां तो कर लेती हैं बेचारी शादी, पर अगर लड़के कर लेंगे और उनके पास जॉब ही नहीं है तो वो अपनी वाइफ को कैसे खिलाएंगे, कैसे पालेंगे? क्योंकि जरूरी नहीं है कि उनकी वाइफ भी जो है वो कमाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक ये प्रॉब्लम है, तो इसमें घर वालों को ज़्यादा समझना चाहिए। क्योंकि मेरे जो करीबी है, मेरे भाई लोग जो मेरे साथ तैयारी करते थे, उन्होंने ये फेस किया है। तो एक तो मुझे ये प्रॉब्लम लगी। दूसरी प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि जैसे आपने मुझसे रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन पूछा था, तो रिलेशनशिप अगर जेन्युइन है और सच्ची है, आप समर्पित हैं एक दूसरे के लिए, तब तो सही है। लेकिन आजकल शहरों में चल रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब रिलेशनशिप के नाम पर बहुत ज़्यादा गलत होता है लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ। तो वो वाली जो चीज़ें हैं उनसे आपको जो है वो बचना चाहिए। और तीसरी चीज़ है, भटकाव बहुत ज़्यादा होता है। गलत कामों में बच्चे जो हैं वो पड़ जाते हैं। इंदौर पढ़ने के लिए आते हैं और करने कुछ और लगते हैं। तो ऐसे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को अगर भेज रहे हैं किसी सिटी में पढ़ने के लिए, किसी बड़े शहर में पढ़ने के लिए, ज़रूरी नहीं कि PSC के लिए इंदौर भेजें, कहीं बाहर भेज रहे हैं तो उनसे जाकर प्रॉपर मिलें, महीने 15 दिन में मिलें। एक जो माँ है वो अपनी बेटी की मित्र होती, बेटी जब बड़ी बनती है तो अपनी माँ की दोस्त बनती है, और जब बेटा बड़ा होता है तो वो अपने पिता का दोस्त बनता है। तो अपने बच्चों से एक दोस्ताना व्यवहार वो स्थापित करें, उनके मेंटल लेवल को जानें, उनकी प्रॉब्लम्स को जानें, उनके टच में रहें, समय समय पर जाते रहें। और ऐसी कोशिश करें कि जिस भी शहर में जा रहे हैं वहाँ पे कोई आपका पहचान का हो, और अगर पॉसिबल है वो शिफ्ट हो सकते हैं तो हो जाएं। अगर पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे उनका जो भी रोजमर्रा के काम है, उनकी जो कमाई धमाई चल रही है वो दूसरे सिटीज में है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार माँ बाप वहाँ पे जाके रहें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संस्कारित होने चाहिए माँ बाप को। एक बेटी को इतना ज्यादा अंदर से परिपक्व करके माता को भेजना चाहिए। एक माँ की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए और उनके फॉलो अप लेना चाहिए। तो इन सब चीजों से जो है वो बचा जा सकता है। आई थिंक कि फैमिलीज को, स्पेशली पेरेंट्स को, या अगर आपके घर में कोई भाई बहन है तो आपको एक दूसरे से कनेक्टेड रहना जरूरी है, और ओपन डिस्कशन कुछ टॉपिक्स पे आपको कर लेना चाहिए। तो वो एक हेल्प करता है आपको आगे बढ़ने में और रियलिटी पता करने में, और जो भी भंवर है उससे बचने में, आपको सही डायरेक्शन में ले जाने में।
सेकेंड क्वेश्चन जिसमें मैं MPPSC को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मी बीइंग एन एस्पिरेंट, मुझे कई सारे फीडबैक, कई सारी ऐसी चीज़ें दिखती कि यार इस चीज़ को और अच्छे से किया जा सकता है। एज एन एस्पिरेंट, जब आपकी पूरी थ्रू आउट योर जर्नी आपने MPPSC को बहुत क्लोजली देखा है, अब आप सिलेक्ट हो चुके हो, आप सिस्टम का पार्ट बनने वाले हो जी। MPPSC के एग्जाम प्रोसीजर्स के अंदर ऐसा क्या है जो जिसको सही करने की ज़रूरत है? या ये मैं आपको इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि हमको क्रिटिसाइज करना है MPPSC को, बट मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, इसका पर्पस ये है कि मैं हर टॉपर से जानना चाहता हूँ कि अगर लेट्स से कि मैं 20 टॉपर के साथ बैठता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ और अगर उनसे मैं एक एक एडवाइस भी लेता हूँ कि यार एग्जाम में ये सुधार हो सकता है, एग्जाम में ये सुधार हो सकता है, और उन सभी को अगर हम लोग एक रिपोर्ट बनाकर मैं पर्सनली वो सेंड करना चाहता हूँ MPPSC के ऑफिशियल मेंबर्स को थ्रू आउट द ईमेल ऑफिशियल प्रोसेस से थ्रू, यार ये चीज़ें सही हो सकती है, एक एस्पिरेंट की दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि यार इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। इट्स सब्जेक्टिव, तो आपको क्या लगता है MPPSC में क्या चीज़ और बेटर हो सकती है जो हेल्प करेगी आने वाले एस्पिरेंट्स को एग्जाम और अच्छे से देने के लिए? देखिए, MPPSC जो है वो लगातार अपनी एग्जाम पैटर्न है उसमें सुधार कर रहा है। जैसे कि सबसे पहले तो ऑप्शनल्स हटाए गए, उसके बाद में जो सिलेबस था 2020 में उसको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कैटेगराइज कर दिया, यूनिट में डिवाइड कर दिया, जो मार्क्स थे उनका प्रॉपर कर दिया कि जो है 3 मार्कर के जो क्वेश्चंस है वो 1 यूनिट से 3 आएंगे, 5 मार्कर के 1 यूनिट से 2 आएंगे, 11 मार्कर का 1 यूनिट से 1 क्वेश्चन आएगा। तो सबका वेटेज जो है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो सब बाइफर्गेशन कर दिया, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। अभी किन्हीं कारणों से PSC की जो प्रोसेस है वो लेट हुई है, और कई बार जो है PSC के जो प्रश्न पत्र है खास करके प्री के, उसमें कई बार जो है वो त्रुटियां आती हैं और क्वेश्चंस डिलीट करने पड़ते हैं, या एक ही आंसर के ज़्यादा, मतलब एक ही क्वेश्चन के ज़्यादा आंसर्स आयोग को मानने पड़ते हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा काम करना चाहिए ताकि जो प्रोसेस है वो फास्ट हो सके और इस प्रकार का जो है कोई दोहरा है या कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ें जो है वो एग्जाम में नहीं रहे। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? देखिए, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी एस्पिरेंट्स हैं और ख़ास करके फीमेल एस्पिरेंट्स और मैं मेल एस्पिरेंट्स को भी मतलब ये बताना चाहती हूँ कि जब एक महिला जो है वो इतनी सारी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद भी सिलेक्ट हो सकती है, तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप तो इंदौर सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं, यहाँ पे तो आपको कुछ काम नहीं करना, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, तो आप जो है सिर्फ पढ़िए क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं। तो ये वाले प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज मुझे ये मैसेज जो है वो बताने को मिला, क्योंकि एक डायरेक्शंस जो है वो होनी चाहिए, एक इंस्पिरेशन लाइफ में होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम इतनी कठिन होती है कि बिना इंस्पिरेशन के इसमें जो है वो काम नहीं चलता। मैंने जिनके साथ पढ़ा, मेरे दोस्त, वो मेरे इंस्पिरेशन बने, मेरे हस्बैंड जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया वो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, मेरे टीचर्स ने मुझे इंस्पायर किया। तो कहीं ना कहीं मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिला, मैं अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स थे उनके माध्यम से भी काफ़ी सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी, तो अगर वो लोग अपनी वीडियोस नहीं डालते तो शायद मैं इंस्पायर नहीं हो पाती। तो आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर मेरी वजह से कोई बच्चा इंस्पायर होकर अपने तनाव को दूर करके और सफलता हासिल करता है, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आपके इस प्लेटफॉर्म का और आपका कि आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और अपनी बातों को शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच दी। मुझे लिटरली इस पूरे पॉडकास्ट पे ऐसा लगा है कि मैं अपनी बड़ी बहन से बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत मज़ा आया है एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी बहुत हेल्प मिलेगी आपके इससे। और जिन मोटिवेशनल वीडियोस को देखकर आप अब तक मोटिवेट होते रहे हो, इंस्पायर होते रहे हो, आई एम श्योर कि ये वीडियो कई सारे एस्पिरेंट्स को, हज़ारों एस्पिरेंट्स को हेल्प करेगा उनकी जर्नी में आगे आने के लिए। एनी टिप फॉर फीमेल एस्पिरेंट? जो आपने ऑलरेडी कई सारी टिप्स दी है, बट अगर इसको आपको कंक्लूड करना हो, नाउ मैं आपको एक सिचुएशन देने वाला हूँ। लेट्स सी कि आप एक स्टेडियम में के बीचों बीच खड़े हो, आपको लाखों लोगों ने घेरा हुआ है, मतलब एक स्टेडियम के अंदर लाखों लोग बैठे हुए हैं, और तब आपको सिर्फ 30 सेकेंड में अपना एक मैसेज देना है हर एस्पिरेंट के लिए, तो मैसेज क्या हो सकता है? वो मैसेज यही है कि अगर किसी चीज को ठान लिया है और वो जब तक नहीं मिल रहा है तो उसको पाने के लिए ढीठ बन जाओ। अगर कोई आपको कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो एक कान से सुन दो और दूसरे से निकाल दो, पर ढीठ बन जाओ। अपने लक्ष्य को अपने सामने रखो और उसको पाने के लिए अपना जी जान लगा दो। और अगर वो बहुत अच्छी कहावत है कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए लग जाती है, तो वो जो कायनात है वो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस है। अगर आप ठान लेंगे तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। तो यही मैसेज मैं दूंगी।
थैंक यू सो मच दी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई एम श्योर ऑडियंस को भी मज़ा आएगा। एंड ऑडियंस के लिए हम ऐसे कई सारे टॉपर्स के साथ इंटरव्यूज लाने वाले हैं। हमारे इस चैनल पे आपको टीचर्स भी मिलेंगे, टॉपर्स भी मिलेंगे। सो अगर आपके पास पे कोई नाम है कि आप इन टीचर्स को इस प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हैं या फिर इन टॉपर्स को आप देखना चाहते हैं, साथ ही अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो आप उनसे पूछना चाहते हैं, सो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और हम चाहेंगे कि हम सारे टॉपर्स को, टीचर्स को एक एक करके आपके लिए लेकर आएँ। Thank you so much for watching this video till the end and subscribe Indian Aspirant Show. Thank you so much.